Hello everyone and welcome to EduTap. Today we are going to talk about the topic of income statement. What are the different disclosures that a company has to make in their income statements that they release at the end of the financial year or the end of the accounting period. So ये आपका टॉपिक चैप्टर नंबर 15 एएफएम में आपका ये टॉपिक देखने को आता है और इस टॉपिक से बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. ऑल्दो फ्रॉम दी वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड नॉट से दैट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी एग्जाम, लेकिन स्टिल इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे जुड़े हुए कुछ दूसरे क्वेश्चन जो हैं वो आपको आंसर करने में ज़्यादा आसानी होगी अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज पार्ट ऑफ दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. इस प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का क्या परफॉर्मा होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, वो अगेन आपके कंपनीज एक्ट में दिया गया है. कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 पार्ट 2 में आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट का परफॉर्मा या उसका फॉर्मेट कह लीजिए दैट इज अवेलेबल. Although you might remember that in the last video I told you about the balance sheet, that the disclosures that we have to make in the balance sheet, those disclosures for performa for that disclosure it was discussed in part 1 of the schedule 3 of the companies act. तो वहां पार्ट 1 में बैलेंस शीट है, पार्ट 2 में आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट है. प्रॉफिट लॉस अकाउंट का परफॉर्मा कुछ इस तरीके का दिखता है. वेरी सिमिलर टू द बैलेंस शीट पार्ट. अगेन दिस इज अ वर्टिकल फॉर्मेट, दिस इज नॉट हॉरिजॉन्टल. आपका जो फॉर्मेट है बिल्कुल वर्टिकल होता है, बट ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ स्पेस हियर आई एम शोइंग यू बोथ दीज पिक्चर्स साइड बाय साइड. लेकिन आप यहाँ देखेंगे ये जो आपका पिक्चर यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है. सबसे पहले आपकी इनकम्स एंड रेवेन्यूज दे आर लिस्टेड, राइट. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो आपकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आने वाला इनकम है, सेल्स से या बेसिकली जो भी आप इनकम अपने मेन बिजनेस से जनरेट करते हैं वो आप शो करते हो. अदर इनकम्स, देन योर टोटल रेवेन्यू, राइट. इस रेवेन्यू के बाद नंबर 4 से आपका एक्सपेंसेस शुरू होते हैं और फिर आप सारे एक्सपेंसेस को एक एक करके लिखते हो और वो टोटल एक्सपेंसेस आपके यहां आते हैं, राइट. बीनीथ दिस अगेन आपके जो बाकी दूसरे खर्चे हैं वो सारे खर्चे फिर आप अगेन नीचे लिस्ट डाउन करते हो. फोर्थ के बाद आपका जो फिफ्थ पार्ट है, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एक्सेप्शनल आइटम्स, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंस, ये सारी चीजें आप एक एक करके लिस्ट करते जाते हैं, ठीक है. और ये सारा जो आपका परफॉर्मा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है कि द सेल्स और द इनकम दैट यू आर गेटिंग दैट इज लिस्टेड ऑन टॉप. Beneath that, below that, your performa related to your information related to expenditures that is there. Expenditures के नीचे फिर आपका जो पार्ट 5 है, यहां से आपका फिर जो सेल्स माइनस एक्सपेंडिचर यानी कि जो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आपका जो प्रॉफिट निकल कर आता है, उस प्रॉफिट को किस तरीके से प्रॉफिट टैक्स देने से पहले और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की पेमेंट करने से पहले कितना प्रॉफिट था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कितने थे जिनको पे कर दिया, उसके बाद प्रॉफिट कितना बचा, उसमें से टैक्स कितना निकल गया, तो टैक्स से पहले कितना प्रॉफिट था और टैक्स देने के बाद प्रॉफिट कितना बचा, वो चीजें एक एक करके आप यहां पर लिस्ट करते जाते हो. सो दिस परफॉर्मा यू हैव टू कीप इन माइंड एंड जस्ट लाइक इन द बैलेंस शीट यू कैन सी हियर इज द नोट नंबर. अगेन एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने के लिए आप नोट्स टू अकाउंट्स को यूज करते हो यहां पर और वो नोट नंबर आपको यहां देखने को मिलेंगे. एंड करंट पीरियड का और प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड के भी फिगर्स आप एक एक करके मेंशन करते हो. करंट पीरियड के फिगर्स यहां मेंशन आते हैं और उसके बिल्कुल साथ में जो लास्ट अकाउंटिंग ईयर में आपके फिगर्स थे वो आप मेंशन करते हो, सो दैट कंपैरिजन इज देयर, राइट. इसको लेकर के कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है. General instructions especially for those companies which are preparing their consolidated financial statements. Consolidated statements का मतलब यह है, जैसे आप जानते हैं कि some big companies they own other companies. उनकी सब्सिडियरी कंपनीज होती हैं जो फुली ओन्ड हो सकती हैं या पार्शियली ओन्ड हो सकती हैं. तो अगर आपकी कंपनी दूसरी किसी कंपनी को ओन करती है, आपकी कोई सब्सिडियरी कंपनी है, तो उस कंपनी के भी जो भी बैलेंस शीट है या इनकम स्टेटमेंट है, आप चाहें तो वो अलग से रिलीज करें या फिर वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में अपनी जो बड़ी कंपनी है, जो ओनर कंपनी है, उसी के बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के साथ कंसोलिडेट करके मिला करके आप जो आपकी सब्सिडरी कंपनी है उसका बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट भी साथ में ही रिलीज कर दें. तो अगर आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बनाते हो तो क्या कंडीशंस आपको फॉलो करनी होती हैं. अ कंपनी is required to prepare consolidated financial statements if a company is required to do so, that is consolidated balance sheet and consolidated statement of profit and loss, that is income statement or profit loss account. The company shall follow the requirements of this schedule as applicable to the company in preparation of balance sheet and statement of profit and loss. यानी कि आपको सेम परफॉर्मा जैसा दिया गया है कंपनीज एक्ट में, वही परफॉर्मा आपको यूज करना होता है अपनी सब्सिडरी कंपनीज के लिए भी. In addition, the consolidated financial statement shall disclose the information as per the requirements specified in the applicable accounting standards, like profit or loss attributable to minority interest and to owners of the parent in the statement of profit and loss shall be presented as allocation for the period. आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है,
in any company, you know, the owners, they hold the majority stake. जो मोर देन 50% ऑफ ओनरशिप है वो जिस पार्टी के पास है वो पार्टी ओनर होती है, और जो बची हुई पार्टीज हैं जिनके पास लेस देन 50% का टोटल मिलाकर के स्टेक है उनको हम बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स या माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस माइनॉरिटी को बिलोंग करता है और जो पेरेंट को यानी ओनर्स को बिलोंग करता है उसको आप अलग अलग से शो करते हो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन द बैलेंस शीट विद इन इक्विटी शैल बी प्रेजेंटेड सेपरेटली फ्रॉम द इक्विटी ऑफ द ओनर्स। जितने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, माइनॉरिटी ओनर्स हैं, उनकी इक्विटी को अलग से शो करते हैं, और जो आपकी पेरेंट कंपनी है, जो ओनर कंपनी है, उसके इक्विटी को अलग से शो करते हैं। ये एक इसलिए दिया गया है प्रोविजन सो दैट एनी पर्सन हु इज लुकिंग एट द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे आर एबल टू मेक आउट कि कितना प्रॉफिट या लॉस वो आपकी सब्सिडरी कंपनी की तरफ से आ रहा है और कितना प्रॉफिट एंड लॉस वो जो बिग कंपनी है वो जनरेट कर रही है। सिमिलर, तो ये सिंपल सी चीजें आपको यहां पर समझनी होती हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को और डिटेल में समझने के लिए, ज्यादा अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको कोर्स हमारा जो है वो लेना पड़ेगा। इन दिस कोर्स वी आर बेसिकली डिस्कसिंग ईच एंड एवरी टॉपिक रिलेटेड टू द एफएम सब्जेक्ट इन वेरी ग्रेट डिटेल, और उतनी ही डिटेल जितनी आपको एग्जाम में 50+ मार्क्स लाने के लिए जरूरी है, सो दैट इन द एग्जाम इफ देयर इज एनी क्वेश्चन विच इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपको उसे आंसर करने में डिफिकल्टी ना आए। एंड दिस इज नॉट ट्रू ओनली फॉर द एफएम बट ऑल्सो फॉर द अदर सब्जेक्ट्स लाइक पीपीबी, लाइक आईआईएफएस एंड आरबीडब्ल्यूएम एज वेल। सो ये जो कोर्स है इसको अभी आप जाके चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, और बहुत ही डिलीजेंसी के बाद, बहुत ही मेहनत के बाद हमने इस कोर्स को जो है वो डेवलप किया है। तो एक बार एक्सप्लोर करिए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और अगर आपको लगता है कि कोर्स आपको परचेज करना चाहिए तो EduTap 75 ये कोड जरूर यूज करिएगा, सो दैट यू आर एबल टू गेट 75% डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स, राइट। सो दिस इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। आप लगातार अपनी प्रिपरेशन को धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ाते रहिए। द एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, अभी जो टाइम है, लेकिन स्टिल यू मेक श्योर कि प्रिपरेशन आपकी लगातार जो है वो चलती रहे, प्रिपरेशन आपकी बंद ना हो, राइट।